जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम एक लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इसमें हम आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंतर हैं, हमारे डिफरेंस हैं कक्षा 10 किसमें, विज्ञान का जो थर्ड पार्ट है जीव विज्ञान, ठीक है, उसमें जितने भी अंतर हैं लगभग 12-13 अंतर हैं। इसमें महत्वपूर्ण अंतर, इम्पोर्टेंट अंतर, उनको हम लेके आए हैं और एक एक करके हम इसमें आपको अंतर समझाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारे अंतर इम्पोर्टेंट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अंतर हम लेके आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, DNA और RNA में अंतर। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि DNA की फुल फॉर्म और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये DNA की फुल फॉर्म है और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये RNA की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम इसमें अंतर देखेंगे। तो चार अंतर देखने हैं हमें, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पहला अंतर है इसमें DNA की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है DNA के अंदर, और RNA में क्या है, केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, DNA में कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, और RNA में राइबोज शर्करा। अगला है, इसमें 2 कुंडल पाए जाते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये, जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। कितने कुंडल होते हैं DNA में, 2 कुंडल होते हैं। और RNA में ये केवल सिंगल हेलिक्स होता है, यानी केवल एक ही कुंडल पाया जाता है। इसके बाद अगला है इसमें, यानी तीसरा है हमारा अंतर, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। DNA क्या है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, और इसके अंदर यानी हमारे पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, DNA के अंदर। इसीलिए DNA को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ये आनुवंशिक पदार्थ भी है। और RNA क्या है, ये आनुवंशिक वाहक है, यानी आनुवंशिक लक्षणों को आगे बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है, आनुवंशिक वाहक है। अगला है हमारा, इसमें 4 बेस पाई जाती हैं, 4 इसमें पाई जाती हैं DNA में, 4 RNA में पाई जाती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर DNA में इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 बेस यानी 4 क्षार पाए जाते हैं, क्षारक पाए जाते हैं। और RNA में अब बात करें तो RNA में एडेनिन होती है, गुआनिन भी होती है, साइटोसिन भी होती है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल बेस पाई जाती है। ठीक है, तीनों होती हैं इसके अंदर, RNA के अंदर तीनों सेम होती हैं DNA की तरह। एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन बेस की जगह इसमें क्या पाई जाती है, यूरेसिल बेस पाई जाती है। दूसरा अंतर हम लेकर आए हैं, अब दूसरा अंतर है हमारा ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर। ठीक है, यहाँ देखिए, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर। अब ये अंतर, इसमें मैंने बताया था कि कितने अंतर लेने, हमें 4 अंतर लेने हैं। तो पहला अंतर क्या है, अच्छा, ऑक्सीशोषण क्या होता है, इसे वायवीय शोषण भी कहते हैं। अनऑक्सीशोषण क्या होता है, इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। तो पहला अंतर तो इसका यही है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है शोषण, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा अंतर है, इसमें अंतिम उत्पाद, ठीक है, क्या होता है, CO2 और H2O होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीशोषण के अंतिम उत्पाद हैं, बनने वाले प्रोडक्ट हैं। और अनऑक्सीशोषण में क्या है अंतिम उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल, C2H5OH क्या होता है, एथिल अल्कोहल। तो ये इसके अंतिम उत्पाद हैं। रिएक्शन देख लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन, तो क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अंतिम उत्पाद। यहाँ देखिए, C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज, जिसका जब विखंडन हुआ तो क्या बना, C2H5OH एथिल अल्कोहल और 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा अंतर है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाने, पूरी तरीके से ग्लूकोज अणु टूट जाता है, और इसमें क्या है, ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इसमें टूटता है,
ग्लूकोज अणु। और इसमें अब अगला हमारा अंतर है, अंतर नंबर 4, इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, KCAL क्या है, किलो कैलोरी, ठीक है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें इस ऑक्सी शोषण में निकलती है। और इसमें केवल 27 किलो कैलोरी यानी अनॉक्सी शोषण में यानी अवायवीय शोषण में जो ऊर्जा निकलती है, कितनी निकलती है, केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें निकलती है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी ऑक्सी शोषण को और क्या करता है, सभी स्तनधारी, ठीक है, पक्षी और इसके अलावा रेप्टाइल्स वगैरह सब, यानी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही ले लिए हैं, मनुष्य और शेर। इनमें क्या पाया जाता है, ऑक्सी शोषण पाया जाता है। और अनॉक्सी शोषण पाया जाता है जीवाणुओं में और कवक में। यानी जीवाणु और कवक कौन सा शोषण करते हैं, अनॉक्सी शोषण यानी अवायवीय शोषण। और बाकी जो और जो क्या कहते हैं प्राणी हैं वो कौन सा शोषण करते हैं, ऑक्सी शोषण, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर था, ठीक है। ऑक्सी शोषण व अनॉक्सी शोषण, ठीक है, ये हमारा अंतर कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर लेके आए हम रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा अंतर है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अंतर हमारा नंबर 3 है ये। रुधिर क्या होता है, ब्लड यानी खून, रक्त। लसिका को क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुधिर के बारे में बात करते हैं। तो इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड। और इसका रंग कैसा होता है, श्वेत यानी व्हाइट। अब इसका रंग लाल क्यों होता है, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लसिका है क्या, लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है ये भी, लेकिन इसको हम और क्या कहते हैं, छना हुआ रुधिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोनों ही तरल संयोजी ऊतक हैं, ठीक है, लेकिन लसिका को हम क्या कहते हैं, छना हुआ रुधिर कहते हैं। नंबर 2 देखिए, इसमें विलय प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, किसमें, रुधिर में यानी ब्लड में। और लिम्फ में यानी लसिका में इसमें अविलय, ध्यान रखना, अविलय प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। अगला है हमारा तीसरा नंबर, इसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये हमारा न्यूट्रोफिल ब्लड में पाए जाने वाले क्या है, हमारे ये ब्लड कण हैं। और इनमें न्यूट्रोफिल की मात्रा क्या पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। और इसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद नंबर 4 है हमारा ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व रुधिर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, खनिज लवण, फैट्स, ये सारी चीजें इनमें रुधिर में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और लसिका में इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अपशिष्ट पदार्थ कह लीजिए, उत्सर्जी पदार्थ कह लीजिए, जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन, ठीक है, ये जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उसकी मात्रा लसिका में सबसे अधिक पाई जाती है। तो हमारा ये रुधिर और लसिका का अंतर पूरा हुआ। अब हम अंतर नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। हम चौथा अंतर लेकर आए हैं। हमारा चौथा अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन, यानी धमनी को आर्टरीज कहते हैं और शिरा को कहते हैं वेन। अब इनमें भी हम 4 अंतर लेके आए हैं, क्योंकि हमारी ये पूरी सीरीज ही जो हमारी ये वीडियो है, ठीक है, इसका मकसद ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर हैं वो हम आपको समझाएं। सारे के सारे अंतर हम इंपॉर्टेंट ही लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। तो पहला अंतर देखिए, धमनी में हम धमनी के देखिए, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं। दीवारें काफी मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, तनाव होता है उनके अंदर। और शिरा की क्या है, इनकी दीवारें पतली होती हैं और कम लचीली होती हैं, ठीक है। दूसरा अंतर है हमारा, इसमें जो रुधिर है यानी ब्लड है वो रुक रुक कर और अधिक दबाव के साथ, यानी ज्यादा प्रेशर लगता है इसमें और रुक रुक के बहता है। और शिरा यानी वेन में जो हमारा ब्लड है यानी रुधिर है, इसकी गति कैसी होती है, धीमी होती है और एक समान यानी एक लय में बहता है। एक लय में किसमें बहता है, शिरा में। धमनी में कैसा बहता है, अधिक दबाव के साथ बहता है, रुक रुक के बहता है। शिरा में धीमी गति से बहता है और एक लय के साथ बहता है। अगला हमारा तीसरा है पल्मोनरी धमनी, इसे फुफ्फुसी धमनी भी कहते हैं। तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, यानी जो धमनियां हैं उनका मकसद ही है
शुद्ध रुधिर को लेके जाना। सिर्फ किसको छोड़ के? पल्मोनरी धमनी, क्योंकि पल्मोनरी धमनी इसका उल्टा करती है, अशुद्ध रुधिर को लेके जाती है पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में जो शुद्ध कैसा पाया जाता है? रुधिर, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। और पल्मोनरी, अब इसका देख लीजिए यहाँ पर शिरा में, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि देखिए शिराओं का क्या काम है? अशुद्ध रुधिर को लेके जाना, ठीक है। और किसको छोड़ के? पल्मोनरी शिरा को छोड़ के। तो पल्मोनरी फुफ्फुसी शिरा भी कहते हैं इसे। तो पल्मोनरी शिरा का क्या काम है? शुद्ध रुधिर को लेके जाना, ठीक है। तो इसी को छोड़कर बाकी जितनी भी शिराएं हैं यानी वेन है, वो क्या, कौन सा रुधिर लेके जाती हैं? अशुद्ध रुधिर लेके जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारा चौथा यानी आखिरी अंतर है, इनमें कपाट नहीं पाए जाते। किसमें? धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। इसी कारण क्या कहते हैं, इसमें जो रुधिर है वो रुक रुक के बहता है, और शिराओं में जगह जगह कपाट पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें रुधिर कैसा बहता है? एक समान बहता है, एक लय में बहता है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अंतर था, डिफरेंस था धमनी और शिरा में अंतर, यानी आर्टरीज और वेन में अंतर, ठीक है। अब हम अंतर नंबर 5 लेकर आते हैं। अब हम 5वां अंतर लेके आए हैं, और 5वां अंतर है हमारा श्वसन व दहन में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको देखिए। तो 5वां अंतर के लिए हम देखें श्वसन, ठीक है, और दहन। तो सबसे पहले श्वसन की बात कर लेते हैं। श्वसन क्या है? ये एक जैविक क्रिया है। कौन करता है श्वसन? जीव करते हैं। तो इसलिए कैसी क्रिया होगी ये एक जैविक क्रिया है। और दहन कहते हैं जलने को, ठीक है। तो कोई सी वस्तु भी जला सकते हैं, तो इसलिए ये कैसी क्रिया है? एक रासायनिक क्रिया है। यानी श्वसन एक जैविक क्रिया है और दहन एक रासायनिक क्रिया है। अगला है हमारा दूसरा, ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है। यानी ऊर्जा जो इकट्ठा रहती है वो किसमें रहती है? एटीपी अणुओं के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दहन में क्या? इसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में रिलीज होती है, निकलती है। ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी लाइट, इन दोनों के रूप में ऊर्जा इसमें निकलती है। अगला है हमारा तीसरा, संपूर्ण क्रिया विभिन्न एंजाइमों, यानी विकर कहते हैं एंजाइम को हिंदी में, संपूर्ण क्रिया विभिन्न एंजाइमों द्वारा सामान्य टेम्परेचर पर संपन्न होती है, सामान्य ताप पर ये संपन्न होती है। और इसमें क्या है? संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। टेम्परेचर इसमें क्या होता है? बढ़ा हुआ, और इसमें कैसा होता है? नॉर्मल, इसमें बढ़ा हुआ। अगला नंबर 4 है, इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है, अलग अलग चरण होते हैं ऊर्जा निकलने के। और दहन में क्या है कि इसमें ऊर्जा एक साथ ही रिलीज हो जाती है, एक साथ ही निकल जाती है, ठीक है। तो हमारा श्वसन और दहन ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। तो हमने इस वीडियो में आपको 5 अंतर बता दिए हैं। अब हम छठा अंतर लेके आते हैं। देखिए अंतर हम लेके आए हैं छठा, और हमारा अंतर है हार्मोन्स व एंजाइम अंतर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये भी, हार्मोन्स एंजाइम में अंतर। और इन हार्मोन्स जब हम बात करते हैं तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, पिनियलकाय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, ठीक है, और थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। इसके अलावा अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम किससे निकलते हैं? पित्तरस से निकलते हैं, पित्तरस से नहीं निकलते। किससे निकलते हैं? अग्नाशयी रस से। अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं, और ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या है? देखिए इनमें 4 अंतर देख लीजिए कि ये हार्मोन्स क्या है? ये प्रोटीन, अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड के व्युत्पन्न होते हैं। तीनों प्रकार इसमें हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, और स्टेरॉइड के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं। और ये केवल और केवल क्या होते हैं? एंजाइम केवल प्रोटीन ही होते हैं। अगला है इसमें इनका अणुभार कम होता है, और एंजाइम की बात करें इनका अणुभार कैसा होता है? अधिक होता है। अगला हमारा है तीसरा, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी निकलते हैं। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का मैंने नाम बताए थे, पीयूष ग्रंथि, पिनियलकाय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, इनसे निकलते हैं। और ये एंजाइम कहाँ? ये बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि लार के एंजाइम जो है, लाइसोजाइम है, टाइलिन है, मुंह से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन और रेनिन। और
अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, इमाइलोप्सिन वगैरह एंजाइम होते हैं। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं एंजाइम, और हार्मोन्स क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं यानी निकलते हैं। अगला है हमारा जो आखिरी है इसका, ये क्रिया के बाद विघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी क्रिया के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जब और जो एंजाइम होते हैं ये क्रिया के बाद ज्यों के त्यों, ठीक है, यानी जैसे हैं वैसे ही बचे रह जाते हैं, क्रिया होने के बाद भी ये बचे रहते हैं, और इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी दोबारा इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये अंतर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर, जो कि अंतर नंबर था हमारा 6। देखिए 7वां अंतर लेके आए हम। 7वां अंतर हमारा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अंतर है, और इस वीडियो में हम नंबर 7 पर लेके आए हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए पहले ही बात करें अलैंगिक जनन की यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, यानी एक ही जीव से 2 जीव बन जाते हैं या बहुत सारे जीव बन जाते हैं, यानी द्विविखंडन भी हो सकता है, बहुविखंडन भी हो सकता है। द्विविखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, ठीक है, और बहुविखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। इसी तरीके से अब लैंगिक जनन की बात करें तो ये क्या है कि 2 विषम जीव जातियों द्वारा संतान इसमें उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति कैसी होती है, 2 विषम जीव जातियों द्वारा, यानी नर और मादा, मेल और फीमेल युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब जाके संतान की इसमें उत्पत्ति होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में। अगला हमारा नंबर 2 समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, वो इसमें समसूत्री विभाजन होता है किसमें, अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, यानी माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, दोनों विभाजन होते हैं अलग अलग स्टेज पर। अगला है इसमें हमारा अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, यानी बगैर निषेचन के ही बस कोशिका विभाजित हो जाती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में सत्य निषेचन पाया जाता है, यानी निषेचन पाया जाता है। नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता और लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन होता है। अगला जो कि हमारा आखिरी है, इसमें संतान पूर्णतया जनक के समान होती है, यानी हूबहू जो कि इसका क्या कहते हैं मातृ जीव था उसी की तरह यहाँ पर उसकी संतान देखने को मिलती है, जिसे हम क्लोन भी बोलते हैं, यानी क्लोन हूबहू को कहते हैं। तो संतान पूर्णतया जनक के समान होती है, जीव के समान होती है, और संतान में दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के लक्षण संतान में बराबर बराबर आते हैं, 50-50%। ठीक है, ये हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर था, जो कि हमने यहाँ पर आपको 7 नंबर पे बताया। देखिए हम 8वां कहते हैं अंतर लेके आए हैं, जिसका नाम है परागण व निषेचन में अंतर। ठीक है, परागण और निषेचन में अंतर। वैसे दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई रखी है, परागण क्रिया भी और निषेचन क्रिया भी। अब इसमें हम 4 अंतर देख लेते हैं। तो परागण क्या है, तो इन दोनों की परिभाषा लिख रखी है मैंने। देखिए पराग कोश से, पराग कोश का किसका अंग है, ये पुष्प के किसके नर पार्ट्स का अंग है, जो कि सबसे ऊपर की तरफ को पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, यानी पॉलर ग्रेन बोलते हैं पराग कण को, जो कि क्या है, पौधे का नर युग्मक है। पौधे का नर युग्मक का नाम है पराग कण। तो परागकोश से पराग कण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, स्त्री केसर, यानी फीमेल पौधे के जो पुष्प में जो फीमेल पार्ट्स है उसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम कहते हैं, जायांग भी कहते हैं। तो इसका जो ऊपर का भाग होता है उसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। तो पराग कण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है, यानी पॉलिनेशन कहलाती है। और निषेचन किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक। नर युग्मक क्या है, मैंने अभी बताया परागकण। मादा युग्मक क्या है, अंडाणु यानी एग सेल्स। तो नर तथा मादा युग्मक के मिलने से
जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। अगला है इसमें परागण प्रायः कीटों द्वारा, पक्षी द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा होता है। ठीक है, ये इसके क्या है? ये परागण में पर परागण के माध्यम है। ठीक है, यानी ये परागण में जो क्या है कि माध्यम की आवश्यकता होती है पर परागण में। तो परागण प्रायः कीटों, पक्षियों, वायु तथा जल के द्वारा होता है। और निषेचन क्या है? ये उच्च पादपों में नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका के द्वारा किया जाता है। यानी पराग नलिका ही नर युग्मक को लेके जाती है मादा युग्मक से मिलने के लिए। अब जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तभी जायकोट बनेगा। तो ये जो रास्ता है वो क्या है? पराग नलिका। यानी पराग नलिका ही नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाती है। अगला है इसमें नंबर 3, ये क्रिया निषेचन से पहले होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले होती है परागण क्रिया। परागण के बाद ही तो होगा निषेचन। तो पहले कौन सी क्रिया होती है? परागण। और ये क्या? ये उल्टा कर दी, ये क्रिया परागण के बाद होती है। यानी जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, फीमेल पार्ट्स तक, ठीक है, उसके बाद ही तो पराग नलिका के माध्यम से एग सेल से जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रिया परागण के बाद होती है, निषेचन क्रिया। आखिरी पॉइंट है इसमें हमारा चौथा, परागण के 2 प्रकार होते हैं। स्वपरागण, ये अपने आप ही हो जाता है, उसी फूल पे हो जाता है या उसी जाति के अन्य फूल पर हो जाता है, या फिर परपरागण। परपरागण के मैंने बोला भी था अभी कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे कीटों द्वारा, ठीक है, जल द्वारा, वायु द्वारा या फिर पक्षियों द्वारा। और निषेचन देखिए, आवृतबीजी पौधों में 2 तरीके का निषेचन होता है। एक जो नर युग्मक मादा युग्मक से पहला नर युग्मक मादा युग्मक यानी एग सेल से मिल लिया तो उसको तो हम कहते हैं निषेचन, जायगोट बनेगा वहां पर, और उसी से क्या कहते हैं? भ्रूण बनेगा, यानी फल बनेगा। और जो दूसरा नर युग्मक है वो जाके 2 ध्रुवीय कोशिकाओं से मिल जाता है और 3 एंड कंडीशन बनाता है, यानी त्रिगुणित संरचना बनाता है। और त्रिगुणित संरचना जो बनती है नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से ही बनती है, तो इसलिए एक निषेचन वो हो गया। तो एक निषेचन पहला निषेचन हो गया सत्य निषेचन, और एक दूसरा निषेचन हो गया। तो इस तरीके से आवृतबीजी पौधों में जो 2 निषेचन होते हैं उसी को हम द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन में जो संरचना होती है कैसी होती है? युग्मकों की 3n त्रिगुणित, और निषेचन में कैसी होती है? द्विगुणित यानी डिप्लॉइड यानी 2n। ठीक है, तो ये खास बात है यहाँ पर। तो ये अंतर हमारा परागण और निषेचन का हो गया, जो कि अंतर नंबर 8 था हमारा 8। इसी सीरीज में ये हमारा 9वां अंतर है। ठीक है, इसी सीरीज में हमारा ये 9वां अंतर है, जिसका नाम है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। मेंडल वाला चैप्टर है आनुवंशिकता, ठीक है, और जैव विकास, ये चैप्टर है इसमें। और समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है हमारा। और इसमें हम सबसे पहले समयुग्मजी की बात कर लेते हैं। समयुग्मजी, और ये क्या है? विषमयुग्मजी। सम और विषम आप जानते ही हैं, सम समान को कहते हैं और विषम असमान को कहते हैं। और युग्मजी यानी युग्मक, समान युग्मकों वाला और असमान युग्मकों वाला। सबसे पहला अंतर देखिए यहाँ पर, अब जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म में, युग्म कहते हैं जोड़े को, में जीन समान होते हैं तो ये पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें जो लक्षण यानी जो युग्मक हैं उनमें जो जीन है वो एक जैसे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। अब इसी का उल्टा करते हैं, जब पौधे में जीन जोड़े के दोनों युग्म विकल्पी जिसे एलील्स कहते हैं, जीन कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो ये पौधा उस लक्षण के लिए विषमयुग्मजी कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है, केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबे के लिए डबल टी कैपिटल, बोने के लिए स्मॉल डबल टी, ठीक है, रेड के लिए कैपिटल डबल आर, और वाइट के लिए स्मॉल डबल आर, इस तरीके से। येलो के लिए कैपिटल डबल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल डबल वाई। ठीक, इस तरीके से ये क्या केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, और ये 2 या 2 से अधिक युग्मक बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक युग्मक बनते हैं, और वो भी कैसे होते हैं? विषम होते हैं। जैसे कि अगर बात करें संकर पीला,
तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। शंकर लाल, कैपिटल आर और स्मॉल आर। शंकर लंबा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगला है इसमें हमारा तीसरा, समयुग्मजीय लक्षण शुद्ध होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कैपिटल टी, ठीक है, या स्मॉल टी, तो ये क्या है, लंबेपन के लिए और ये बोनेपन के लिए। तो ये दोनों ही कैसे होंगे, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, ठीक है। तो ये समयुग्मजीय लक्षण कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। और विषमयुग्मजीय लक्षण कैसे होते हैं, इनको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त होगा, शंकर लंबा, ठीक है। यहाँ पर ये जीन अलग है, ये जीन अलग है। विषमयुग्मजीय तो कहलाए, लेकिन ये विषमयुग्मजीय लक्षण कैसे होते हैं, संकर होते हैं, यानी हाइब्रिड होते हैं। अगला हमारा नंबर 4 जो कि आखिरी है, इसमें दोनों जीन समान होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। जैसे लंबे लक्षण के दोनों जीन कैपिटल डबल टी बोला भी था मैंने अभी, तथा बोने पौधे के लिए दोनों जीन स्मॉल डबल टी कैसे होते हैं, समान होते हैं। और भी बताया था, रेड के लिए यानी लाल के लिए कैपिटल डबल आर आ जाएगा, और लाल का उल्टा सफेद, यानी सफेद के लिए स्मॉल डबल आर आ जाएगा, एक जैसे। अब इसमें इसकी बात कर लेते हैं विषमयुग्मजीय। इसमें दोनों जीन असमान होते हैं, जैसे मैंने ये बोला अभी, ठीक है। और जैसे संकर लंबे लक्षण के लिए दोनों जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे हैं, असमान, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर भी हमने आपको दिखाया है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर रेड के लिए दिखाएंगे तो ये तो समान हो गए, ये रेड और ये श्वेत, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल, तो ये वाला जो है क्या कहलाएगा, ये आपका विषमयुग्मजीय कहलाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, समयुग्मजीय कहलाएंगे। इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा अंतर था हमारा समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय, अंतर नंबर 9 था, ठीक है। आगे देखिए कि अगला अंतर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, समजात अंग और समवर्ती अंग में अंतर, ठीक है। ये यहाँ पर समजात अंग, ये भी हमारे आखिरी चैप्टर में है, विकास में है, आनुवंशिकता और विकास में, और चैप्टर नंबर 9 हाई स्कूल में, ठीक है। तो इसमें ये भी समजात और समवर्ती अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले समजात अंग होते क्या हैं, यानी वे अंग जो आकृति और आकार में समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और कार्य में कैसे होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी जिनकी आकृति और आकार समान होता है और कार्य इनके अलग अलग होते हैं, उनको तो हम कहते हैं समजात अंग। और समवर्ती अंग किसे कहते हैं, ये इनके उल्टे होते हैं, कि वे अंग जो कार्य में समान होते हैं लेकिन आकृति और आकार में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। अब ये तो मैंने इनकी परिभाषाएं बता दी, अब इनके अंतर देख लेते हैं हम 4। पहला अंतर है, समजात अंग में ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्पत्ति नहीं एक जैसे, उत्पत्ति में यानी इनकी उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है, ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं। और समवर्ती अंग क्या है कि ये अंग उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो हर जीव की उत्पत्ति एक अलग जीव से हुई है, तो ये उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं समवर्ती अंग। और समजात अंग कैसे होते हैं, ये उत्पत्ति में समान होते हैं। इसके बाद ये नंबर दूसरा, ये अंग मूल रचना में एक जैसे होते हैं। मैंने अभी कहा था कि आकृति और जो इनका आकार होता है वो कैसा होता है, समजात अंगों का एक जैसा होता है, समान होता है। जबकि समवर्ती अंग में ये क्या है कि समवर्ती अंग जो जीवों में पाए जाते हैं वे अंग ये क्या होते हैं, जो मूल रचना में भिन्न होते हैं। यानी ये मूल रचना, क्योंकि ये अलग अलग जीवों से बने हैं, तो इसलिए इनकी जो मूल रचना होती है, आकार और जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला है हमारा तीसरा, कार्य के अनुसार इन अंगों की बाह्य आकृति में अंतर होता है। मैंने पहले भी बोला था कि ये अंग जो है ये रचना में, मूल रचना में समान है, लेकिन कार्य में कैसे हैं, ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब ये देखिए, कार्य एक जैसा होने के कारण ये एक समान दिखाई देते हैं। मैंने कहा था कि समवर्ती अंग के कार्य एक जैसे होते हैं और इनका आकार और जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। और इनका क्या बताया था समजात अंग का, इनका आकार और आकृति एक जैसी होती है लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक। अब अगला, अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगे यानी अग्रपाद, सील एक जल में रहने वाला प्राणी है, मछली की तरह दिखाई देता है, तो सील के फ्लीपर जिसे हम पख कहते हैं, जिससे ये तैरता है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, समजात अंगों के हैं। क्यों, क्योंकि अगर इनका एक्सरे लिया जाए तो इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है, आकृति और आकार कैसे होते हैं, इनके एक जैसे होते हैं। अब समवर्ती अंग के एग्जाम्पल पे आ जाइए। तो समवर्ती अंग में क्या है कि जैसे तितली के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख,
ठीक है, कीटों के पंख, क्योंकि कीटों में तो आपकी तितली आई गई। तो इन सबकी जो संरचना है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। आकृति भी अलग, आकृति आकार भी अलग होता है, इनका संरचना अलग होती है, लेकिन सबका जो कार्य है वो एक ही है, उड़ना। ठीक है, तितली के पंख का कार्य भी उड़ना है, पक्षी के पंख का कार्य भी उड़ना है, और चमगादड़ के पंख का कार्य भी उड़ना है। जबकि इनकी जो बनावट होती है पंखों की वो बिल्कुल कैसी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनका काम एक ही है, उड़ना। ठीक, तो ये मैं अभी बताया कि समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी आकृति और आकार एक जैसे होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, और समवृत्तीय अंग वे अंग होते हैं जीवों के जो कार्य में तो समान होते हैं लेकिन आकृति और आकार इनके कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 अंतर कंप्लीट हो गए, और आगे देखते हैं। अब हम ये 11वां अंतर लेके आए हैं बायोलॉजी एम के चैनल पर, और 11वां अंतर है हमारा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में। ठीक है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन है, और खाद्य जाल क्या है, फूड, और चारों तरफ को जो खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। फूड नेट के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम यहाँ पर क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है, कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जंतुओं को भोजन के आधार पर एक क्रम में लगाया जाता है, उसको तो हम बोलते हैं खाद्य जाल। और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, यानी एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, खाद्य जाल बना रही हैं। और खाद्य श्रृंखला क्या है कि जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर जिस क्रम में लगाया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अंतर की बात कर लीजिए कि क्या है कि ये एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे कि बात करें हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे को किसने खाया, जैसे टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया, जैसे मेंढक ने, ठीक है, मेंढक को सर्प ने, और सर्प को बाज ने। इस तरीके से क्या है, ये एक प्रकार की सरल श्रृंखला बन गई, और इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, भोजन के आधार पर जो श्रृंखला बनती है इसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। देखिए यहाँ से एक जीव से दूसरे जीव में, फिर इस जीव में, फिर इस जीव में, फिर इस जीव में। ये क्या है, खाद्य जाल, ये एक जटिल प्रकार की संरचना है। ठीक है, पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। अब खाद्य जाल इसी से बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हरे पौधे हैं तो हरे पौधे को हिरन भी खा सकता है, ठीक है, और हरे पौधे को गाय भी खा सकती है। ठीक, इस तरीके से अब हिरन के बाद अब मैं यहाँ पर लेता हूं कि इसे कौन खा सकता है, शेर खा सकता है। शेर खाने के बाद फिर ये यहाँ पर बात करें अपघटक यानी जीवाणु वगैरह, ये इनका अपहरण कर लेते हैं, इसको भी खा सकते हैं। इसके बाद गाय को भेड़िया खा सकता है। ठीक है, भेड़िए को कौन जब भी मर जाएगा तो इसका अपघटन कर देंगे, कौन, जीवाणु। तो इस तरीके से एक जाल जैसी संरचना बनती है, और इसी संरचना को, जाल जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशीय। देखिए अगर आप इतने की बात करें तो हरे पौधों की जो ऊर्जा है वो टिड्डे में जाएगी, फिर इसकी ऊर्जा पेंडक में, फिर सर्प में, फिर बाज में, फिर अपघटक में। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है क्या है, इसमें एक दिशा में होता है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। यानी देखिए इस दिशा में भी हो रहा है, इस दिशा में भी हो रहा है, और इस दिशा में भी हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर भेड़िया के, यहाँ पर ये हिरन को भी खा सकता है, ये शेर है ये गाय को भी खा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा हो रहा है, इसमें विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, और इसमें केवल एक ही दिशा में होता है, खाद्य श्रृंखला में। अगला पॉइंट हमारा तीसरा है, इसमें सामान्यता जीवों की संख्या कम होती है। देखिए ज्यादा कितना होंगे, 3, 4, 5, इस तरीके से जीवों की संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है। और क्योंकि और इसमें क्या है, खाद्य जाल में जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। देखिए कितने बहुत सारे यहाँ पर आपको जीव दिखाई दे रहा है, जीवों की संख्या इसमें कैसी होती है, अधिक होती है। आखिरी पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 4, इसमें उत्पादक, उत्पन्न करने वाले, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता
तथा अपघटकों के बीच संबंध एक सीधी कड़ी में होता है। मैंने बोला भी अभी, बिल्कुल सीधी कड़ी में, एक सीधी रेखा में होता है। और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच जो संबंध होता है वो एक जाल के रूप में होता है, जहां आपको जाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे। उपभोक्ता में आपके आगे टिड्डा, मेंढक, सर्प, ये सब उपभोक्ता है। भेड़िया, शेर, हिरन, गाय सब उपभोक्ता है। और अपघटक में यानी जीवाणु क्या है? ये अपघटन करता है। जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में ये तोड़ देते हैं, अपघटक। इनमें कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेकर अंतर है श्वासोच्छ्वास क्रिया और श्वसन क्रिया। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अंतर है, डिफरेंसेस है। इसमें हम अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि ये है श्वासोच्छ्वास क्रिया, कि ये एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यानी निकलती है। यानी O2 ग्रहण ली जाती है और CO2 निकाली जाती है। और श्वसन क्या है? ये एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा इसमें से निकल जाती है, लगभग 673 किलो कैलोरी। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, किसमें? श्वासोच्छ्वास क्रिया, क्योंकि भौतिक क्रिया है इसलिए इसमें एंजाइमों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि श्वसन क्रिया जो होती है वो एंजाइमों की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, एंजाइमों की उपस्थिति में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला है हमारा तीसरा, कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया है तो ये कैसे होती है? ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और श्वसन क्या है? ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। अगला पॉइंट जो हमारा आखिरी पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 4, क्योंकि जितने भी अंतर हमने आपको पढ़ाए हैं वे कितने हैं? 4। हर एक अंतर आपको कितने पढ़ाए? मैंने 4 अंतर पढ़ाए हैं। ये हमारा कौन सा अंतर है? 12वां अंतर है इस वीडियो में। और इसमें देखिए चौथा है कि इसमें ऊर्जा नहीं निकलती और इसमें ऊर्जा निकलती, यानी श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा नहीं निकलती और श्वसन क्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो हमारा ये श्वासोच्छ्वास क्रिया और श्वसन क्रिया में आज हमारा ये अंतर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे अंतर देखते हैं। हम देखिए अब आखिरी अंतर लेके आए हैं, अंतर नंबर 13 है और ये हमारी इस वीडियो का आखिरी अंतर है। और इसमें हम देखिए जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में अंतर लेके आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की पूछा गया है। अब इसमें है क्या? देखिए जाइलम ऊतक हम सभी जानते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक दोनों ही पौधों के क्या है? संवहन ऊतक हैं। ठीक है, संवहन ऊतक है। और जाइलम ऊतक कहाँ पाया जाता है? ये पौधे में जड़ों में पाया जाता है। और फ्लोएम ऊतक जो होता है वे कहाँ? पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जल का काम है पौधे को पानी उपलब्ध कराना, यानी जल का अवशोषण, और पत्ती का काम है क्या? पौधे के लिए खाना बनाना। ठीक है, यानी भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, ये पत्ती का काम है। तो पत्ती में फ्लोएम ऊतक पाया जाता है और जाइलम ऊतक किसमें पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। अब इन दोनों संवहन ऊतकों में अंतर देखिए। तो हमारा पहला अंतर है जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में। देखिए जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल और घुले लवण परिवहन करते हैं। ठीक है, जड़ से पौधे के विभिन्न अंगों तक, यहाँ तक कि पत्तियां तो मोस्टली हैं, लेकिन तना, फल, फूल, पत्तियां सब जगह जाइलम ऊतक ही जड़ के माध्यम से पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यानी इसका काम क्या है? जल अवशोषण। और फ्लोएम ऊतक क्या है कि ये भोज्य पदार्थों को घुली हुई अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहन करता है, यानी पहुंचाता है। यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है? पत्ती के अंदर। ठीक है, कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है? इस भोज्य पदार्थों को क्या करता है? पौधे के विभिन्न अंगों तक, फल में, फूल में, तने में, ठीक है, और जड़ में, वहां तक इसे पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। अगला हमारा है दूसरा, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं और वहनिकाओं, ठीक है, के द्वारा होता है। जैसे धमनी और शिराएं पढ़ा था हमने ब्लड में, तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि जाइलम में पदार्थों को जो ले जाने वाली जो क्या कहते हैं नलियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? वाहिकाएं और वाहनिकाएं।
यानी जाइलम में पदार्थों का जो परिवहन होता है, जो जाते हैं वो कैसे वाहिकाओं और वाहनिकाओं के द्वारा जाते हैं। और फ्लोएम ऊतक में देखिए इसमें पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं, ठीक है, चालनी नलिकाओं द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद के द्वारा होता है। अगला हमारा है तीसरा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ऊपर की ओर जल व घुले लवणों का चढ़ना इसमें संभव हो जाता है। यानी जल जो ऊपर की तरफ को जो चढ़ता है वो कौन से दाब के कारण, कौन से खिंचाव के कारण बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। ये मुंच ने दिया था, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, मुंच ने दिया था। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ऊपर की ओर जल और उसमें घुले हुए जो लवण है वो आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। और फ्लोएम में क्या होता है, इसमें पदार्थों का स्थानांतरण एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यानी एटीपी अणुओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती में फ्लोएम ऊतक करता है। इसके बाद देखिए लास्ट है इसमें जल का परिवहन सरल भौतिक गति के उत्सर्जन से होता है, सरल माध्यम से। यानी जड़ में जो जाइलम ऊतक है वो लगातार पानी को खींचता रहता है और ऊपर को चढ़ाता रहता है। तो ये क्या है कि जल का परिवहन सरल भौतिक गति के उत्सर्जन से होता है। और फ्लोएम के अंदर इसमें देखिए इसमें स्थानांतरण जो होता है वो एक सक्रिय क्रिया है, एक्टिव क्रिया है, तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ऊर्जा के माध्यम से ही पत्तियों में उपस्थित फ्लोएम ऊतक क्या करता है, धीरे धीरे भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब हमारा इस वीडियो में ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर ये क्लियर हो गया। और हमारी इस वीडियो में कुल मिला के हम 13 अंतर लेके आए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है, इसको याद कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।